डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छा चल रहा है। मैं संदीप दान आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेकर आया हूं। फिज़िकल केमिस्ट्री में अलग अलग टॉपिक्स में कैसे हम लोग थोड़ा बहुत चेंज करके, छोटा छोटा चेंज करके कैलकुलेशन पार्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज जो है आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन पार्ट को कैसे छोटा किया जा सकता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा। ठीक है, 3-4 एग्जांपल लूँगा, 2 ही छोटी छोटी बात आपके सामने रखूँगा। ये वीडियो मैं बहुत लंबा वीडियो बनाने के लिए नहीं रखा, स्टार्ट किया हूँ इसको। ठीक है, बहुत छोटी सी बातें आपके सामने रखूँगा। ठीक है, कि कैसे हम लोग जो है टाइम सेव कर सकते हैं। एक थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह जो भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा छोटा छोटा ही बदलाव कर दें तो। ठीक है, जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लेना चाहूँगा। आप लोगों को पता ही है, ठीक है, मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, मैं ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूला जो आप जानते हो उसी को थोड़ा इस फॉर्म में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि आप थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम बचा पाएँ। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब राउल्ट्स लॉ के बारे में पूछा जाता है कि राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट क्या होता है। तो आप लोग बोलते हो कि इस केस में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को आप लोग किस फॉर्म में लिखते हो? PS नोट माइनस PS बाई PS नोट, इसको आप लोग रिलेटिव लोअरिंग बोलते हो। ये कहलाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और आप जब उसको PS नोट से डिवाइड कर देते हो तो ये कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम लोग बोलते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो हम यहाँ कहते हैं कि ये जो पार्ट होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है। ठीक है, राउल्ट्स लॉ को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप इसी तरीके से डिफाइन करो। ठीक है, आप बोलो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक, और ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन कल को राउल्ट्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन करने को आए, न्यूमेरिकल लगाने को आए, ठीक है, तो मैं वहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस रिलेशन की बजाय, ठीक है, इस रिलेशन की बजाय इसमें छोटा सा एक चेंज करके दे रहा हूँ, उस रिलेशन को आप लोग अप्लाई करना। ठीक है, क्या चेंज करके दे रहा हूँ? PS नोट माइनस PS बाई PS नोट इज इक्वल टू XB है आपके पास। XB का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली बात है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मोल। टोटल मोल में कौन आएगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें A को मैं सॉल्वेंट मान रहा हूँ, B को मैं सोल्यूट मान रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, यानी Na प्लस NB। ठीक है, यही ना होता है मोल फ्रैक्शन। मैं एक काम करने जा रहा हूँ, इतनी बात आपको पता होगी कि कल को अगर A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D हो तो हमारे पास A अपॉन B माइनस A बराबर C अपॉन D माइनस C। ठीक है, अगर यहाँ वाली न्यूमिनेटर को आप डिनोमिनेटर से माइनस करते हैं और इधर भी करते हैं तो ये रेशियो आपस में बराबर मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो यही काम मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक छोटा सा चेंज ला के आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। PS नोट माइनस PS अपॉन में PS नोट, और माइनस ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ, PS नोट माइनस PS। ठीक है, इज इक्वल टू क्या? NB अपॉन Na प्लस NB और माइनस में NB। ठीक है, ये तो नीचे वाला पार्ट था ही था, और इसमें मैंने ऊपर वाले पार्ट को इधर भी माइनस कर दिया और यहाँ भी माइनस कर दिया। ठीक है, ऐसा कर देने के बाद मेरे पास बच क्या रहा है? मेरे पास बच रहा है PS नोट, ठीक है, माइनस PS अपॉन में PS। ठीक है, PS नोट की बजाय अब यहाँ PS है, बस इस बात को ध्यान देना। PS नोट से PS नोट तो माइनस हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। ठीक है, और यहाँ आप लोग देखोगे NB बाई NB और NB आपस में कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो आपके पास क्या बच रहा है? आपके पास बच रहा है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोल ऑफ सॉल्वेंट। मतलब आपको डायरेक्टली सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल रेशियो यूज़ करना होगा। ठीक है, इस छोटे से काम से आप कैलकुलेशन में अच्छा खासा टाइम बचा पाएंगे। ज़्यादातर बच्चे, मैं सब बच्चों का नहीं बोल रहा, कुछ बच्चे ऑलरेडी जानते ही होंगे। ठीक है, सब बच्चों के लिए है भी नहीं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन बच्चों के लिए है कि आप लोग PS नोट माइनस PS बाई PS नोट बराबर XV को जो यूज़ करते हो न्यूमेरिकल करने के दौरान, मेरी आप लोगों से एक ही सजेशन है कि आप इसको मत यूज़ करो। ठीक है, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म यहाँ पर है, PS नोट माइनस PS बाई PS। यहाँ PS नोट था, यहाँ PS है, यहाँ मोल फ्रैक्शन था, यहाँ पे मोल रेशियो है। ठीक है, सोल्यूट बाई सॉल्वेंट का मोल रेशियो डायरेक्टली यूज हो रहा है। इस छोटे से चेंज से कितना फ़र्क पड़ जाएगा वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप पहले ये देखो, PS नोट माइनस PS बाई PS बराबर NB बाई Na को यूज़ करने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, कैलकुलेशन पार्ट में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमने कुछ बुक्स में PS नोट माइनस PS बाई PS नोट को NB बाई Na के बराबर पढ़ा है।
ठीक है, दिया रहता है कुछ बुक्स में। तो मैं बता दूं वो एग्जैक्टली इक्वल के लिए नहीं होता है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल के लिए होता है। और वो होता है तब जब NB का मोल जो है, सोल्यूट का जो मोल है, वो सॉल्वेंट के मुकाबले बहुत कम हो तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो वो एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन है जो हर जगह नहीं लगेगी। ये वो रिलेशन है जो हर जगह नहीं लगेगी। ये तब लगेगी जब सोल्यूट का मोल सॉल्वेंट के मुकाबले बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन नहीं है, ये एक क्लियर कट सीधी रिलेशन है। चाहे रेशियो बड़ा रहे चाहे रेशियो छोटा रहे, ये फार्मूला पूरी तरह से एप्लीकेबल है। लेकिन ये फार्मूला कहीं कहीं एप्लीकेबल है। कब एप्लीकेबल है? जब आप ये मान के चलोगे कि सोल्यूट का मोल सॉल्वेंट के मुकाबले बहुत कम है। तो इसलिए कई बच्चे, क्योंकि मेरी शुरुआत से ही हो सकता है क्वेश्चन उठाएं कि सर आपने तो ये बताया है, हमने तो बुक में ये देखा है। तो ये जो देखा है आपने, ये सही है अंडर द कंडीशन कि सोल्यूट का मोल सॉल्वेंट के मुकाबले बहुत कम हो। और ये कब सही है? ये हमेशा सही है, ठीक है। आप बिना सोचे समझे, बिना टेंशन लिए, बोल रहा हूँ ना, बिना टेंशन लिए आप इस फॉर्मूले को लगाना, ठीक है। एक तो कैलकुलेशन से छुटकारा मिलेगा। क्या छुटकारा मिलेगा वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले मैं उस बात को क्लियर कर दूँ, ठीक है। ये पार्ट हटाने जा रहा हूँ। मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बोली है, ठीक है। मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा सजेशन है कि आप लोग न्यूमेरिकल्स करने के दौरान राउल्ट्स लॉ को PS0 - PS/PS0 बराबर XV, यानी मोल ऑफ सोल्यूट बाई मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट, इसको लिखने की बजाय या इस रिलेशन को यूज़ करने के बजाय न्यूमेरिकल करने के दौरान आप लोग PS0 - PS/PS को यूज़ करना, किसके बराबर? सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल रेशियो के बराबर, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको और उसमें आप देखोगे कि कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है। मान लो मैं आपसे पूछूं फाइंड, ठीक है, मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, फाइंड मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू बी एडिड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, required to be added in 100 gram of water such that resulting solution has vapor pressure, such that resulting solution has vapor pressure 700 mm of Hg, ठीक है, 700 mm of Hg at 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मान लो आपको इस क्वेश्चन को करना है, इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। आपको मास ऑफ ग्लूकोज बताना है कि कितना ग्राम ग्लूकोज जो है मैं वाटर में ऐड करूं, 100 ग्राम वाटर में, कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो हो उसका वेपर प्रेशर जो है वो 700 mm ऑफ Hg हो। कितने प्रेशर पे, कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करके आप अपनी तरफ से अप्रोच करें, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ लोग इसको पहले अपने आप से ट्राई करें कि कैसे इस क्वेश्चन को वो लोग करते, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वीडियो पॉज किया है, आपको चाहे 2 मिनट लगाओ 5 मिनट लगाओ, आपने अपनी तरफ से कैलकुलेशन कर ली है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पहली बात, इस क्वेश्चन में 2 बातें हिडन थी, ठीक है। एक तो जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं थी, एक अलग इन्फॉर्मेशन थी कि 100 डिग्री सेल्सियस देना, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस देना अपने आप में हमें PS0 देने के बराबर है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का कौन सा टेम्परेचर है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। और अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है तो किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। और अगर क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दिया हो तो हम उसे 1 atm लेते हैं, यानी 760 mm ऑफ Hg लेते हैं, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर मेरे पास प्योर वाटर होता, बिल्कुल प्योर वाटर होता, ग्लूकोज वगैरह नहीं डाला होता, ठीक है, तो उस कंडीशन में 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका जो वेपर प्रेशर होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था? 760 mm ऑफ Hg होना चाहिए था, ठीक है। उसका जो वेपर प्रेशर है वो 760 mm ऑफ Hg होना चाहिए था, ठीक है। 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। ये इस क्वेश्चन में एक हिडन इन्फॉर्मेशन थी जो हमें पता होनी चाहिए
किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे दिया गया है, बॉइलिंग प्योर लिक्विड को, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर दिया गया है, तो इसका मतलब उस टेम्परेचर पे उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। और क्वेश्चन में अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है तो हमें उसके बराबर लेना है, और अगर नहीं दिया है तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 atm लेंगे, यानी 760 mm ऑफ Hg लेंगे, ठीक है। तो एक टाइप से इस क्वेश्चन में 100 डिग्री देने का मतलब है कि आपको PS नोट दे दिया है, कितना आपको PS नोट दे दिया है 760, ठीक है। PS कितना दिया है वो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है, कितना दिया आपको 700। तो जो बच्चा इस तरीके से क्वेश्चन करने की सोचता, ठीक है, जो बच्चा यहाँ पे इस तरीके से न्यूमेरिकल लगाने की सोचता, ठीक है, वो क्या करता, मास ऑफ ग्लूकोज को कैसे निकालता, ठीक है, एक बहुत गंदी सी वाहियात इक्वेशन बना के बैठ जाता, ठीक है। PS नोट कितना 760 माइनस 700 अपॉन में आप लोग डिवाइड करते हैं 760 से, ठीक है। और आप लोग इसको किसके बराबर लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं यहाँ पे मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोल ऑफ टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के जो टोटल मोल बन रहे हैं उसके बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं मास ऑफ ग्लूकोज को ऑब्वियस ही बात है, जब मुझे इसको निकालना है तो मास ऑफ ग्लूकोज को मैं x मान सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखता, ग्लूकोज के मोल कैसे निकलते, x अपॉन 180, और डिवाइड में क्या आता, x अपॉन 180 सोल्यूट का मोल प्लस 100/18 वाटर का मोल, वाटर का मोल प्लस सोल्यूट का मोल, ये टोटल मोल हो गए, और यहाँ पे x। अब आप देखो कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए ज़्यादा आसान है, ठीक है, या एक छोटा सा काम करे होते, आप इसको ऐसे ना यूज़ करके इस फॉर्म में यूज़ किए होते तो ये क्वेश्चन चुटकियों में होता, इसमें कैलकुलेशन बहुत स्किप हो जाती, ठीक है, बहुत आराम से होता, ठीक है। तो PS नोट को कितना रखो 760 रखो, PS को कितना रखो 700 रखो, लेकिन डिवाइड में जो है वो आप PS रखो, ना कि PS नोट रखो। उसका फ़ायदा क्या होगा आपको कि आप डिवाइड में अगर 700 रखते हो तो आपको यहाँ सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल रेशियो रखना है, तो मोल फ्रैक्शन नहीं रखना है, ठीक है। तो मोल रेशियो रखना है तो वही है, अगर मैं x ग्राम ग्लूकोज मान के चल रहा हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंगली उसके मोल कितने हुए, x अपॉन 180, ठीक है, ये ग्लूकोज के मोल हुए, और 100/18 ये वाटर के मोल हुए, ये 18 वगैरह से ये इजीली कैंसिल भी हो जाएगा, और आपके पास किसकी वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो आप अपने आप से फील करके देख लो कि हमारा टाइम सेविंग हुआ है या नहीं हुआ है, बड़े आराम से हुआ है। उस वाहियात इक्वेशन में, ठीक है, हमें काम करना पड़ता और एक हमें मोल रेशियो की फॉर्म में काम करना पड़ता, तो मेरे लिए तो मैं तो इसे बहुत आसान मानूंगा। और मैं न्यूमेरिकल करने के दौरान अपने लेवल पे बता रहा हूँ, एक टीचर होने के नाते बता रहा हूँ कि मैं न्यूमेरिकल करने के दौरान उस इक्वेशन को अवॉइड करता हूँ, इस रिलेशन को अप्लाई करता हूँ, और कई क्वेश्चन में मैं बहुत टाइम सेव करता हूँ, ठीक है। हाँ, वो रिलेशन क्या कभी यूज़ ही नहीं करनी है। एक तो कोई मुझसे राउल्स लॉ की स्टेटमेंट पूछे तब मैं उस फॉर्म में बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ के समझ में आ रहा हो कि मोल फ्रैक्शन के लिए ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा ही मोल फ्रैक्शन के लिए कुछ गया है, ठीक है, तब तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग ये करोगे ही, वरना मोस्टली आप लोग इस इक्वेशन को अप्लाई करो, ठीक है। एक और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा बताऊँ इस इक्वेशन का मैं आपको, ठीक है, इस रिलेशन को इस फॉर्म में यूज़ करने का एक और अच्छा फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कल को, ठीक है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं मान के चल रहा हूँ ना कि आपको आती है, तो कल को अगर आपको ऐसा सोल्यूट दिया गया है जो सॉल्यूशन में जाके एसोसिएट या क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, ऐसा सोल्यूट दिया है, तो ऐसे केस में आपको पता है हमें वांट ऑफ फैक्टर I यूज़ करना होता है, ठीक है। मैं अब ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वांट ऑफ फैक्टर I का मतलब वगैरह है, पता है, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर I का क्या मतलब होता है कि हम सोल्यूट में अपनी तरफ से 1 मोल माने तो सॉल्यूशन में जाके वो I मोल हो जाता है। सोल्यूट का जो 1 मोल है वो किसके फॉर्म में बिहेव करता है, I मोल की तरह बिहेव करता है, 1 मोल। वांट ऑफ फैक्टर I का मतलब यही होता है कि हम अपनी तरफ से 1 मोल डालते हैं तो सॉल्यूशन में जाके वो कितने मोल की तरह बिहेव करेगा, I मोल की तरह बिहेव करेगा। तो अगर मैं सोल्यूट के n मोल डालूंगा तो, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो NI, ठीक है, NI या IN लिख सकते हो, चलो IN लिख दे रहा हूँ, I इंटू N मोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। किसी का वांट ऑफ फैक्टर 1.2 है तो उसका मतलब होता है कि मैं अगर 1 मोल डालूंगा तो सॉल्यूशन में एक्चुअली 1.2 मोल आएंगे, अगर मैं 2 मोल डालूंगा तो 2 इंटू 1.2 मोल आएंगे, तो इसी तरह से n मोल डालूंगा तो कितने मोल आएंगे, IN मोल आएंगे, ठीक है। तो ये मोल जो बदले हैं वो किसके बदले हैं, केवल सोल्यूट के बदले हैं, सॉल्वेंट के नहीं बदले हैं। हम अपनी तरफ से n मोल डालते हैं, सॉल्यूशन में जाके वो कितने मोल की तरह बिहेव करता है, I इंटू N मोल की तरह बिहेव करता है। तो अगर आप इस इक्वेशन को अप्लाई करते तो PS नॉट माइनस PS बाई PS नॉट, यहाँ पे आपको I मल्टीप्लाई करना होता, लेकिन किसके साथ,
एन बी के साथ आपको अलग से मल्टीप्लाई करना होता है और इस एन ए इंटू आई एन बी के साथ आपको अलग से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इस तरीके से आई फैक्टर को आपको यूज़ करना पड़ता है। यहाँ नहीं कर सकते थे, इसको और इसको आई से मल्टीप्लाई करना था। सोल्यूट के मोल जो एन बी थे वो सॉल्यूशन में जाके आई एन बी हो गए। लेकिन यही चीज़ आप अगर यहाँ अप्लाई करते तो यहाँ तो आप बड़े आराम से पी एस नॉट माइनस पी एस बाई पी एस बराबर आई एन बी अपॉन एन ए, ठीक है। एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है अगर आप लोग फील करोगे तो, ठीक है। आई का जो यूज़ है इस इक्वेशन में यूज़ करना बहुत आसान है और उसी वांट ऑफ फैक्टर आई को यहाँ यूज़ करोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कई बच्चों के लिए तो कैलकुलेशन में ही फंस के बैठ जाएंगे, ठीक है। आप खुद देख लो कौन सा काम ज़्यादा आएगा, उधर वाली चीज़ ज़्यादा काम आएगी, ये चीज़ कम काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इस छोटे से बदलाव के साथ, किस बदलाव के साथ, पी एस नॉट की बजाय पी एस ले लेने से आप लोग यहाँ पे एन बी बाई एन ए कर लोगे, ठीक है। और अगर वांट ऑफ फैक्टर सोल्यूट का आई है तो आई एन बी बाई एन ए कर लोगे। बहुत आसान पड़ेगा इस इक्वेशन को अप्लाई करना, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए। चलो मैं डायरेक्टली सेकंड अप्रोच पे आता हूँ। मैं और एग्जांपल नहीं लेना चाह रहा, क्या ही मतलब है, जिसको अप्लाई करना वो कर ही लेगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, जहाँ मैं टाइम सेविंग करवा सकता आप लोगों की, ठीक है। दूसरा टाइम सेविंग अप्रोच जो है, मैं सेकंड नेचर की टाइम सेविंग अप्रोच, वो मैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन में ऐसा आपको अक्सर मिलता है। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले रीड करिए, ठीक है। आपको वीडियो पॉज कर लें, रीड कर लें, फिर मेरी बात सुनें, ठीक है। हमें सॉल्यूशन में अक्सर ऐसा मिलता है सॉल्यूशन के क्वेश्चन में कि हमें सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन या मोल रेशियो दिया जाता है और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन या मोल रेशियो पूछा जाता है, ठीक है। या वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन या मोल रेशियो दे दिया जाता है और सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन या मोल रेशियो पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने जो है ए का मोल फ्रैक्शन दिया है, जहाँ पे दो चीज़ों का सॉल्यूशन है ए एंड बी का, ठीक है। ए का मोल फ्रैक्शन दिया है वेपर फेज में और मैंने सेम ए का मोल फ्रैक्शन पूछा है सॉल्यूशन में, लिक्विड फेज में। होता क्या है, जब हमारे पास दोनों सोल्यूट सॉल्वेंट वोलेटाइल होते हैं, ठीक है, वो दोनों वोलेटाइल होते हैं तो दोनों के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वेपर बनती है, ठीक है। यहाँ वाला अगर मोल फ्रैक्शन x से है और b का मोल फ्रैक्शन x भी है तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग सॉल्यूशन फेज के मोल फ्रैक्शन को अगर x से xb से लिखें और वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन को बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये YA लिखा जाएगा और ये जो है YB लिखा जाएगा। तो आप लोग A का मोल फ्रैक्शन लिख रहे हो सॉल्यूशन फेज में x से और xb के नाम से और y और YB के नाम से आप वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन लिख रहे हो, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखना हो तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एक्स से पी ए नोट, ठीक है, एक्स से पी ए नोट। और राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एक्स से पी ए नोट। और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर होगा, यहाँ ए का प्रेशर होगा, अगर मैं इसके टोटल प्रेशर को पी टी बोलूँ, ठीक है, इस वेपर का कुछ ना कुछ टोटल प्रेशर होगा ना, ठीक है, तो उसको अगर मैं P2 बोलूँ तो ये YAP टोटल। यहाँ तो हमें लिक्विड का कोई मतलब ही नहीं होता डाल्टन्स लॉ में, ये डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखा हूँ और ये राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखा हूँ, ठीक है। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक गैसियस मिक्सचर है जिसका टोटल प्रेशर PT है, उसमें एक कंपोनेंट है जिसका मोल फ्रैक्शन YA है, इसलिए उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर YA इंटू P टोटल होगा। इसी तरीके से अगर मुझे PV लिखना हो, ठीक है, तो PV लिखना हो तो क्या होगा, यहाँ पे राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग XB PV नोट होगा और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग YB P टोटल होगा, ठीक है। इस P टोटल को आप लोग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोल सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन में क्या रहता है आपके पास कि मोस्टली आपके पास x से देकर YA पूछ लेगा, यानी x से देने का मतलब सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन देगा तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछ लेगा, या वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन देगा और क्या करेगा, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे क्वेश्चन कर नहीं पाते, कर तो लेते ही हैं। मैं तो बस टाइम सेविंग अप्रोच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक तो वो ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं P टोटल वाला। कौन सा P टोटल, x से PA नोट, ठीक है, प्लस XB PV नोट। इसी चैप्टर में एक रिलेशन और आपको सिखाया जाता है, क्या, YA बाई PA नोट, ठीक है, प्लस YB बाई PV नोट, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई P टोटल। तो बच्चे क्या करते हैं, इन दो इक्वेशन को यूज़ करते हैं, एक से P टोटल निकालते हैं, दूसरे के P टोटल में रखते हैं और x से दिया रहेगा तो YA निकालने की कोशिश करते हैं और YA दिया रहेगा तो x से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग भी, अगर मैं डायरेक्टली बोल रहा होता तो कई बच्चों ने ऐसा ही काम किया होता, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को समझ लो,
मेरे पास यहाँ वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन दिया है, मतलब मुझे YA दिया है। मेरे से लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन पूछा है, मतलब मेरे से XA पूछा है। YA दे के XA पूछा है, ये अक्सर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्यूशन में अक्सर मिलते हैं। मेरी अप्रोच क्या रहती है इसमें, और इसमें नहीं, कभी भी आगे के लिए भी बता रहा हूँ कि आपको एक फॉर्मूला यूज़ करके वहाँ से किसी की वैल्यू निकालनी है और आपको वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। तो आप क्यों ऐसा काम कर रहे हो कि पहले उस वैल्यू को निकालो फिर दूसरे में रखो। आप उसको इस टाइप से ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड कर दो कि वो वैल्यू निकालनी ना पड़े। ठीक है, जैसे यहाँ मुझे पी टोटल, अक्सर बच्चे पी टोटल निकाल के इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं क्या करूँगा कि मैं इन दोनों को डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ से x से PA नोट, ठीक है, इस पार्ट को और इस पार्ट को आपस में डिवाइड कर रहा हूँ। x से PA नोट अपॉन में XB PB नोट बराबर क्या आ जाएगा, YA बाई YB। ठीक है, आप लोग देखोगे पी टोटल से पी टोटल कैंसिल हो गया, मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा कुछ लिखना चाहूँगा, XA, ठीक है, अपॉन में अगर इसका मोल फ्रैक्शन XA है तो XB को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस XA, और यहाँ पे PA नोट अपॉन में क्या, PB नोट इज इक्वल टू क्या, YA अपॉन में क्या, 1 माइनस YA। ठीक है, अगर इसका मोल फ्रैक्शन YA है तो ऑटोमेटिकली दूसरे का मोल फ्रैक्शन जो है वो 1 माइनस YA हो गया। ये वो रिलेशन है जो आपको गन्ने की मशीन की तरह है। ठीक है, गन्ना डाला जूस निकला, क्या X से डालोगे YA निकलेगा, YA डालोगे X से निकलेगा। ठीक है, सीधा सीधा आपको एक फेज से दूसरे फेज में भेज देगा। ठीक है, अगर आपको लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन दिया आपको वेपर फेज का निकल जाएगा, वेपर फेज का दिया तो आपको लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे आप मान लो मेरे को ये क्वेश्चन करना होता, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन दिया है, मतलब YA की वैल्यू मुझे 0.4 दी हुई है। ठीक है, ये YA दिया हुआ है और मुझसे क्या पूछा है, X से पूछा है। तो इधर ध्यान दो, XA अपॉन में 1 माइनस XA। ठीक है, ये वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 200/400, साफ साफ दिख रहा है 1/2। ठीक है, डायरेक्टली 1/2 लिख दूं, किसी को तकलीफ, ये 0.4 है तो ऑटोमेटिकली नीचे वाली वैल्यू 0.6 है। ठीक है, तो 0.4/0.6 ये कितना बना, 2/3 बना। ये 2 को मैं अगर इधर ले आऊँ, ठीक है, तो आप देखोगे, ठीक है, आप मतलब वही है, पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अपना, तो 3x से बराबर आपके पास क्या आ गया, ठीक है, 2 इधर आ जाएगा, 4 माइनस 4XA। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो x से बराबर जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा। ठीक है, तो यही मेरे को चाहिए था, A का मोल फ्रैक्शन चाहिए था वेपर फेज में, सॉरी लिक्विड फेज में, आराम से निकल गया। इसको आप गन्ने की मशीन की तरह यूज़ करो। ठीक है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा तो सॉल्यूशन फेज में निकल आएगा, सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा तो बड़ी आसानी से वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। आपको पी टोटल वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इस इक्वेशन को दिमाग में रखो। ठीक है, इसके लिए करना क्या था, बस इन दो इक्वेशन को डिवाइड करना था, इन दो इक्वेशन को डिवाइड किया, ये फॉर्म आ गई। ठीक है, अच्छा कई बार क्वेश्चन में क्या रहता है, मोल फ्रैक्शन में नहीं दिया रहता बल्कि मोल रेशियो दिया रहता है। ठीक है, लिक्विड फेज का मोल रेशियो दिया रहेगा, सॉल्यूशन फेज का मोल रेशियो पूछ लेगा, या वही वेपर फेज का मोल रेशियो दिया रहेगा तो लिक्विड फेज का मोल रेशियो पूछ लेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो और मोल का रेशियो सेम होता है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो और मोल का रेशियो सेम होता है। ठीक है, इनडायरेक्टली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मोल रेशियो ऑफ A एंड B इन किस में, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में A और B का मोल रेशियो और इनटू PA नोट बाई PB नोट इज इक्वल टू मोल रेशियो ऑफ A एंड B इन वेपर फेज। समझ रहे हो, मोल फ्रैक्शन का रेशियो और मोल रेशियो सेम होता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये सॉल्यूशन का मोल रेशियो होगा, ये आप लिक्विड फेज वेपर फेज पे अप्लाई कर रहे हो तो ये वेपर फेज का मोल रेशियो होगा। ठीक है, तो मैं एक हल्का सा क्वेश्चन आपसे इसी तरीके का और पूछता हूँ। ठीक है, आप इसको तो कर ही लियो, एक हल्का सा क्वेश्चन आपको मैं और देने जा रहा हूँ। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन मैं इस फॉर्म में डिस्कस करता हूँ। आप लोगों को मैंने मोल रेशियो ऑफ A एंड B दिया हुआ है आइडियल सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में मैंने मोल रेशियो दिया हुआ है A और B का कितना, 1:3, और इस केस में मैंने PA नोट और PB नोट का रेशियो दे रखा है 1:2, और मैंने पूछा मोल रेशियो ऑफ A एंड B इन वेपर फेज क्या होगा। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि आप इसमें भी क्या करो, इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करो, डिवाइड करने से XA अपॉन XB इंटू PA नोट बाई PB नोट बराबर YA बाई YB आएगा। ठीक है, और मैंने अभी आपको क्या समझाया, ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो ही मोल रेशियो होता है। बस ये इनडायरेक्टली आप समझो कि ये मोल रेशियो इन सॉल्यूशन फेज है
और ये मोल रेशियो इन वेपर फेज है। इनडायरेक्टली मुझे यही वैल्यू पूछी है, चाहे मैं मोल फ्रैक्शन का रेशियो बोल लूँ चाहे उसे मैं मोल रेशियो बोल लूँ, बात सेम है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो और मोल रेशियो एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या दिया, कितना आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ज़रा सोचो। अगर इसी को आप लोग अगर इस तरीके से ना किए होते तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा तो एक्स्ट्रा टाइम लगा होता। ठीक है, क्या करोगे आप लोग, ये जो पार्ट है इसको, ठीक है, यहाँ पे 1:3 दिया है तो इसको डायरेक्टली 1:3 रखो। इसको आपको दिया है 1:2 तो इसको 1/2 रखो। ठीक है, और मेरे से YA/YB ही तो पूछा था और कितना आ गया, ये 1/6 आ गया। ठीक है, तो आपसे अगर वेपर फेज में मोल रेशियो पूछा है, ठीक है, वेपर फेज में, तो वेपर फेज में जो मोल रेशियो बनेगा A एंड B का कितना बन गया, 1:6 बन गया, बस हो गया। ठीक है, इतना ही करना था। ठीक, तो मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर मिलते हैं हम लोगों को जहाँ पे लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन देके वेपर फेज में और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन देके लिक्विड फेज में पूछा जाता है। तो आप इसको इसके लिए सबसे ईजीएस्ट फॉर्म में यूज़ करो, XA/1 - XA इंटू PA0 अपॉन में PB0 इज इक्वल टू YA/1 - YA। ठीक है, तो आपको XA दिया रहेगा YA निकलेगा, YA दिया रहेगा XA निकलेगा। आपको वेपर लिक्विड फेज का मोल रेशियो दिया रहेगा, वेपर फेज का मोल रेशियो निकलेगा, वेपर फेज का मोल रेशियो दिया रहेगा, लिक्विड फेज का मोल रेशियो निकलेगा और चुटकियों में निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कुछ तो फ़ायदा नज़र आया होगा। ठीक है, और एक्चुअली स्टूडेंट्स इस शॉर्ट वीडियो को आपके साथ शेयर करने का एक मेरा मकसद ये भी था कि आप लोगों को इस बात के लिए इन्फॉर्म कर सकूँ, अवगत करवा सकूँ कि JRS ने अपनी तरफ से एक क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है अड्डा 24/7 पर, और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में हमने इसी टाइप के कुछ शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस की हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको इसका यूज़ समझ में आया हो, ठीक है, तो इसी टाइप के और चैप्टर्स में भी हम लोगों ने इस बात की ट्राई करी है कि टाइम सेविंग अप्रोच हम लोग बच्चों को दे पाएँ, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके से याद कर पाएँ। ठीक है, तो इस टाइप की ट्रिक्स और इस टाइप का एक कॉम्पैक्ट रिवीजन कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस टाइप की चीज़ें पसंद आई हैं, आपको कुछ इसका यूज़फुलनेस नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आप हमारे क्रैश कोर्स अड्डा 24/7 पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो आज के लिए टाटा बाय बाय। कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे वीडियो इसी टाइप के डेमो फॉर्म में अभी और अपलोड होंगे।